लाहौर सेंट्रल जेल में कैद के दौरान भगत सिंह ने एक पत्र लिखा। उस खत का शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूं। शहीद आजम का कद इतना ऊंचा है कि धर्म की दुहाई देने वाले भी उनके इस खत से कन्नी काटते हैं। भले ही उनकी मूर्ति पर माला चढ़ा देने से राजनीति के कुछ बॉक्स टिक हो जाते हों, वहीं दूसरी तरफ भारत के साम्यवादी नेताओं ने इस खत से भारत में जनतांत्रिक आंदोलनों को नास्तिकवाद से जोड़ दिया। लिफाफा देखकर खत का मजमून भांप लेने वाले भी आए। कार्ल मार्क्स का कथन कि धर्म जनता की अफीम है का रेफरेंस देते हुए मजदूर, किसान और गरीब या शक्तिहीन लोगों के जितने भी आंदोलन हुए हैं या हो रहे हैं, उन्हें साम्यवाद, मार्क्सवाद और नास्तिकतावाद की छतरी के नीचे धकेल दिया गया। लेकिन यहां से समझना जरूरी है कि पश्चिम और पूर्व के जनतांत्रिक आंदोलनों में एक बेसिक अंतर है। यहाँ ईश्वर में विश्वास या अविश्वास दोनों अपने आप में ध्येय नहीं है। इसलिए भगत सिंह खुद को नास्तिक कहते हैं। उन्हें अपना दोस्त और गुरु मानने वाले उधम सिंह अपने हाथ में राम मोहम्मद आजाद गुदवाते हैं। और भगत सिंह जिन्हें अपना गुरु मानते थे, वो अपनी कविता में लिखते हैं, अगर कोई पूछे कि हम कौन हैं तो उन्हें बताना हम बागी हैं। हमारा कर्तव्य है जुल्म का खात्मा, हमारा पेशा है गदर, यही हमारी नमाज है, यही हमारी संध्या है, यही हमारी पूजा है और यही हमारा धर्म, हमारा काम है। केवल यही हमारा खुदा है और यही हमारा इकलौता राम भी है। सवाल ये आता है कि कौन था ये शख्स जिसकी फोटो भगत सिंह अंतिम दिनों तक अपनी जेब में रखकर घूमा करते थे। आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं तारीख से जुड़ी हुई भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 16 नवंबर है और आज की तारीख का संबंध है एक शहादत से। (1893) में ब्रिटिश सरकार एक बिल लेकर आई, पंजाब कोलोनाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट। नए बिल के तहत जमीन जायदाद के मसले में वसीयत का महत्व खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ परिवार के सबसे बड़े बेटे को मालिकाना हक मिलता था। कहना ना होगा, नए बिल से सरकार का इरादा जमीन हड़पने का था। तब पंजाब विरोध का एक आंदोलन चला, पगड़ी संभाल जट्टा। पंजाब में विद्रोह के स्वर तेज हुए तो सरकार ने भी नया तरीका निकाला, जनता को स्टेट में भागीदार बनाकर। पंजाब से भारी संख्या में जवान मिलिट्री में भर्ती हुए और उन्हें ब्रिटेन के उपनिवेशों में तैनाती के लिए रवाना कर दिया गया। 1900 तक हालात इतने खराब हो चुके थे कि किसानों और मजदूरों ने पंजाब से पलायन शुरू कर दिया। 1905 में 45 पंजाबी मजदूर कनाडा पहुंचे और वहां खेतों और मिलों में काम करने लगे। 1908 तक ये संख्या 3500 हो चुकी थी। यहाँ से ये लोग अमेरिका पहुंचे और वॉशिंगटन और ओरेगॉन राज्यों में बसने लगे। भारत में अंग्रेज सरकार नस्लभेदी नीतियां बनाती थी, लेकिन अमेरिका और कनाडा में जनता भी नस्लभेद में साझेदार थी, जिसके चलते प्रवासी भारतीयों ने संगठित होना शुरू किया। 23 अप्रैल 1913 को एस्टोरिया, ओरेगन में कुछ प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा भारत को आजाद कराने के प्रमुख उद्देश्य के साथ हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट का गठन किया गया। इस संगठन के मुखिया थे सोहन सिंह भाकना। इस संगठन की अन्य अहम जिम्मेदारियां लाला हरदयलाल और लाला ठाकुरलाल धुरी जैसे लोगों को दी गईं। एक बार लाला हरदयलाल सैन फ्रांसिस्को में किसी सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा के बाद एक 16 साल का नौजवान उनसे मिला और उसने संगठन में जुड़ने की इच्छा जाहिर की। इस शख्स का नाम था करतार सिंह सराभा। 24 मई 1896 को पंजाब के लुधियाना जिले से सराभा गांव में करतार का जन्म हुआ था। उनकी उम्र सिर्फ 8 साल थी जब उनके पिता का निधन हो गया। बाद में दादा बदन सिंह ने इनका पालन पोषण किया। करतार ने शुरुआती पढ़ाई गांव के एक स्कूल से की और बाद में मालवा खालसा हाई स्कूल लुधियाना में एडमिशन ले लिया। आगे पढ़ाई करने के लिए उड़ीसा गए और 16 साल की उम्र में वहां से अमेरिका चले गए। 1912 में करतार सैन फ्रांसिस्को पहुंचे और बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। पढ़ाई के दौरान करतार ने खेतों और मिलों में काम भी किया। भारतीय मजदूर कम रेट पर काम करने को तैयार थे, इसलिए लोकल जनता में भारतीयों को नफरत की निगाह से देखा जाता। इस नफरत में नस्लभेद का पुट भी शामिल था। भारतीयों के प्रति होने वाली हिंसक घटनाओं के कारण करतार में राजनीतिक चेतना जगी। इससे पहले वो मानते थे कि ये व्यक्ति के ऊपर है कि वो अपनी स्थितियों से ऊपर उठे, लेकिन अमेरिका में रहकर उन्हें एहसास हुआ कि किसी समस्या का कारण जब व्यक्तिगत नहीं हो तो हल व्यक्तिगत कैसे हो सकता है। इसके लिए सामाजिक चेतना का विस्तार आवश्यक है।
करतार इन्हीं सवालों से जूझ रहे थे जब उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई और वो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के सदस्य बन गए। इस संगठन का मकसद था अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह। तलवार से पहले कलम को हथियार बनाया गया। संगठन के विचारों को दुनिया भर में फैलाने के लिए एक पत्रिका निकाली गई। नाम था गदर पत्रिका। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला प्रकाशन छपा उर्दू भाषा में। पत्रिका के विस्तार के लिए जरूरी था कि इसे अलग अलग भाषाओं में छापा जाए। बाद में गदर को गुरुमुखी, गुजराती, बंगाली, नेपाली और पश्तो भाषा में भी छापा गया। गदर के पंजाबी संस्करण के लिए करतार सिंह ने जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गदर पत्रिका के प्रचार प्रसार में लग गए। गदर पत्रिका इतनी लोकप्रिय हुई कि इसके लिए नई पार्टी बनाई गई, गदर पार्टी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था। उसी साल अगस्त में गदर पत्रिका में एक संदेश छपा, योद्धाओं, वो मौका आ गया है जिसका इंतजार तुम कर रहे थे। ये दुनिया भर के भारतीयों के लिए बुलावा था। करतार और गदर पार्टी के अन्य नेता पूरे अमेरिका और कनाडा में घूम घूम कर भारतीयों को इकट्ठा करने लगे। उनसे कहा गया कि वो अपना काम धंधा निपटा कर भारत लौटने की तैयारी करें। अक्टूबर के अंत तक अमेरिका और कनाडा से 8 जहाज भारत की ओर निकले। करतार सिंह भी लंका के रास्ते भारत पहुंचे। अंग्रेजों को इसकी खबर लगी तो अधिकतर क्रांतिकारियों को भारत पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। करतार सिंह ने कोलंबो में कदम रखा और वहां से कलकत्ता पहुंचे, जहां इनकी मुलाकात रास बिहारी बोस से हुई। दोनों ने मिलकर पूरे बंगाल और उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को इकट्ठा करना शुरू किया। पार्टी के प्रचार के लिए उन्होंने हथियार इकट्ठे किए, बम बनाए और फौज में भी आज़ादी का प्रचार किया। प्लान बनाया गया कि 1857 की तर्ज पर सैनिक विद्रोह शुरू किया जाएगा। 21 फरवरी 1915 से अंबाला कैंट से विद्रोह शुरू होना था, लेकिन इससे एक हफ्ते पहले यानी कि 15 फरवरी को ही अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई। विद्रोह की तारीख बदली गई, लेकिन इस बार भी मुखबिर ने सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा दी। इसके बाद अंग्रेजों ने गदर पार्टी के लोगों को पकड़ना शुरू किया। करतार सिंह और उनके साथी पकड़े गए। इन सब के खिलाफ राजद्रोह और कत्ल का मुकदमा चलाया गया। अदालत में पेश हुए तो जज ने उन्हें मौका दिया कि वो अपने तेवर नरम रखें, लेकिन करतार किसी कीमत पर अपने सिद्धांतों से समझौता करने को राजी नहीं थे। कोर्ट में जब करतार सिंह के केस की आखिरी सुनवाई हो रही थी तब उन्होंने पूछा, मुझे क्या सजा होगी, उम्र कैद या फांसी? इससे पहले कि सामने से जवाब आता खुद ही वो बोल पड़े, मैं चाहता हूं कि मुझे फांसी मिले और मैं एक बार फिर जन्म लूं। जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता तब तक मैं जन्म लेता रहूंगा, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। फांसी की सजा हुई तो घर वाले मिलने आए। इनमें वो दादा भी थे जिन्होंने बचपन में पिता का साया उठ जाने पर पाल पोस कर बड़ा किया था। दादा ने पोते से मिलते ही सवाल किया, बेटा रिश्तेदार तुझे बेवकूफ़ बता रहे हैं, ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी तुझे, आखिर क्या कमी थी तेरे पास? तब करतार ने जवाब दिया, उनमें कोई हैजा से मर जाएगा, कोई मलेरिया से, कोई प्लेग से, लेकिन मुझे ये मौत देश की खातिर मिलेगी। ऐसी किस्मत उनकी कहाँ है? फांसी की सज़ा सुनने के बावजूद सूरत और सीरत में कोई बदलाव ना आया। सज़ा के ऐलान से फांसी के दिन तक 6 किलो वजन बढ़ चुके था। गदर के गीत गाते और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। आज ही के दिन यानी कि 16 नवंबर 1915 को करतार सिंह सराभा को उनके 6 साथियों के साथ लाहौर जेल में फांसी दी गई। करतार का राजनीतिक जीवन सिर्फ 3 साल चला, लेकिन उनके किए का असर था कि भारत में आज़ादी के आंदोलन ने नई धार पकड़ी। गदर पार्टी के नेता जब भारत में चंदा जमा कर रहे थे तब नन्हे भगत सिंह के घर उनका जाना हुआ। भगत सिंह के पिताजी ने पार्टी को चंदा दिया। तब भगत सिंह ने पहली बार करतार सिंह सराभा का नाम सुना। एक शम्मा बुझी लेकिन दूसरी चिंगारी जल गई। एहतिशाम अख्तर साहब का एक शेर जिंदा हुआ, शहर के अंधेरे को एक चिराग काफ़ी है, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से। आपके लिए एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।